चतुर्थ पाद है वाजीकरण। इसमें 4 पाठ किए गए थे। पहला संयोगशर मूल्य, दूसरा आसिक्त शीरिकम, तीसरा माशपण भृत्या। हम 3 अध्याय पढ़ चुके हैं। अब आखिरी अध्याय है पुमानजात बलादिकम। पुमान तथा जात बलों से प्रारंभ, संतान उत्पत्ति कारक योग। इस अध्याय में यह बताया गया है कि जिस द्रव्य के सेवन से पुरुष बलवान होकर अपनी इच्छा अनुसार स्त्री के पास गमन करता है और शीघ्र ही संतान प्राप्त करता है, वैसे द्रव्य का उपदेश हम इस अध्याय में करेंगे। अब इसमें आता है शरीर बल तथा संतान उत्पत्ति का संबंध, रिलेशन ऑफ फर्टिलिटी विद सेक्सुअल पोटेंसी। सभी मनुष्य बलवान होते हैं यह निश्चित नहीं है, और सभी मनुष्य संतान वाले होते हैं यह भी निश्चित नहीं है, क्योंकि यह देखा जाता है कि बहुत बड़े शरीर वाले बलवान पुरुष स्त्रियों में दुर्बल होते हैं, अर्थात मैथुन करने में असमर्थ होते हैं, और अल्प बल वाले पुरुष स्त्रियों में बलवान होते हैं, अर्थात मैथुन करने में पूरी तरह से समर्थ होते हैं, और बहुत संतान वाले भी होते हैं। ऐसे भी कई पुरुष होते हैं जो स्वभाव से ही दुर्बल है, और ऐसे भी पुरुष होते हैं जो रोग से भी दुर्बल है, पर चटक जो गुरैया होती है उसके समान अनेकों स्त्रियों के पास गमन करते हैं, अर्थात मैथुन करने में चटक बहुत तेज होता है, उसी के समान अनेकों स्त्रियों से मैथुन करने में समर्थ होते हैं, और हाथी के समान अधिक मात्रा में शुक्र का शरण करते हैं। कोई व्यक्ति मैथुन नहीं करने वाले होते हैं पर हाथी के समान शुक्र का शरण करते हैं। कई व्यक्ति हेमंत आदि के दिनों में मैथुन करने में समर्थ होते हैं। कई व्यक्ति औषधि प्रयोग के बल पर मैथुन करने में प्रवृत्त होते हैं। कई व्यक्ति अभ्यास के अनुसार मैथुन में प्रवृत्त होते हैं। कई व्यक्ति वाजीकरण औषधियों का सेवन या चुंबन आदि प्रयत्नों द्वारा मैथुन करने में प्रवृत्त होते हैं, और कई व्यक्ति स्वभाव से ही अधिक मैथुन से भी होते हैं। अब इसमें बलवर्धक वृश्य योग, इसलिए दुर्बल व्यक्तियों के बल को बढ़ाने वाले और सुखपूर्वक उपयोग करने वाले तथा बलवान व्यक्तियों के लिए पुनः बल बढ़ाने वाले और सुखपूर्वक उपयोग करने वाले प्रयोगों का वर्णन अब किया जाएगा। अब इसमें आता है पूर्व कर्म। पूर्व कर्म क्या करना चाहिए हमें? सबसे पहले हमने वमन विरेचन कराना चाहिए। वमन विरेचन कराने से शरीर की शुद्धि हो जाती है और सारे स्रोत खुल जाते हैं। तब ही हमें अनुवासन बस्ती का प्रयोग करना है। इससे शरीर में बल की वृद्धि होती है, पर 1-2 बस्ती से लाभ नहीं होता, तो हम बार बार इस बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं, और बीच बीच में हम नीरु बस्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है कि यह अधिक बलवर्धक अनुवासन बस्ती से हानि की संभावना न हो। और अनुवासन बस्ती का प्रयोग हम क्यों करते हैं? यह शुक्र और अपत्य को बढ़ाने वाली होती है अनुवासन बस्ती, और नीरु बस्ती सिर्फ शरीर की शुद्धि के लिए ही प्रयुक्त की जाती है। अब नेक्स्ट आता है वृश्य बस्तियाँ। जो व्यक्ति दूध और मांस रस का सेवन करता है, ऐसे व्यक्ति को घी, तेल, मांस रस, दूध, चीनी और मधु मिलाकर ही बस्तियां देनी चाहिए। इस अध्याय में 12 योग बताए गए हैं तथा शुक्र का वर्णन भी किया है। वाजीकरण की निरुक्ति व परिभाषा भी आचार्य चरक ने इसी अध्याय में बताई है। अब हम योग की बात करते हैं। पहला योग है वृश्य मांस गुटिका। इसकी विधि है उबला हुआ सुअर का मांस, मरीच और सेंधा नमक, इनको मिलाकर पीस लें। पीसने के बाद बेर के समान गोली बनाकर गोघृत में भून लें। फिर इसे मुर्गे के मांस रस में मिलाकर रख दें, और मुर्गे के मांस रस में प्रभुत मात्रा में घृत, केसर, दही, खट्टे नारदाने का रस, यह द्रव्य होने चाहिए। और ये गुटिकाएं टूटने न पाए, यह ध्यान रखते हुए पुनः आग पर चढ़ा दे। जब इसका पूर्ण रूप से पाक हो जाए तभी इसका सेवन करें। अब वृश्य मांस गुटिका का सेवन मतलब गुटिका को खाकर
वही मांस रस पिए। वही मांस रस का मतलब है कि गुटिका खाने के बाद मुर्गे का मांस रस पीना है। अब इसका प्रयोग है, मनुष्य अक्षय शुक्र को प्राप्त करता है। अक्षय का मतलब है जिसका कभी क्षय नहीं होता। अब नेक्स्ट प्रयोग है, यह गुटिका शुक्र बढ़ाने वाली होती है। नेक्स्ट योग है वृश्य माहिष रस। इसमें छिलका रहित अंकुरित उड़द, छिलका रहित केवाच के बीज, इन दोनों को समान मात्रा में ले लें। फिर इन्हें भैंस के मांस रस में पका लें और भैंस के मांस रस में प्रभुत मात्रा में घृत, दही, खट्टे अनारदाने का रस यह द्रव्य होने चाहिए और पकाते समय इसमें धनिया, जीरा और सौंठ को पीसकर मिला दें। यह इसकी विधि है। अब इसका सेवन है, उड़द और केवाच के बीज को खाकर वही मांस रस पी ले, मतलब भैंस का मांस रस पी ले। अब इसका प्रयोग है, यह वृश्य माहिष रस जो है शुक्र को अधिक रूप में बढ़ाता है। अब नेक्स्ट योग है वृश्य घृत भ्रिष्ट मत्स्य मांस। पहला पॉइंट है, ताजी रोहू या शफरी मछली को गोघृत में भूनकर सेवन कर ले। इसका प्रयोग है, यह शुक्र क्षीण नहीं करती। नेक्स्ट पॉइंट है, रोहू मछली को गोघृत में भूनकर बकरे के मांस रस में पका ले। पकाते समय खट्टे अनारदाने का रस या आंवले का रस डाल दे। जब अच्छी प्रकार से पाक हो जाए तब संतान की इच्छा रखने वाला व्यक्ति मछली खाकर ऊपर से उस मांस रस को पी ले। अब नेक्स्ट योग आते हैं दो वृश्य पुपलिका। पहली है, रोहू मछली को साफ करके कूटकर अच्छी प्रकार से पीस लें। फिर उसमें हिंग, सेंधा नमक और धनिया पीसकर मिला लें। फिर गेहूं के आटा मिलाकर सानकर गोघृत में पुपलिका पकावें। अब नेक्स्ट पॉइंट है, रोहू मछली को पीसकर गोघृत, धनिया, अनारदाने का रस मिला उड़द का आटा में पुआ बनाकर भैंस के मांस रस में पकाएं। इसका प्रयोग है, दोनों पुपलिकाएं सेवन करने पर भृंगण, बलवर्धक, हर्षदायक और उत्तम शुक्रवर्धक होता है। अब नेक्स्ट योग है वृश्य माशादी पुपलिका। उड़द, केवाच बीज, गेहूं, धान का चावल का चूर्ण, साठी चावल का चूर्ण, चीनी, विदारी कंद और तालम खाने के बीज का चूर्ण को गोदुग्ध से सानकर गोघृत में पुपलिका पकावे। सारे द्रव्य समभाग में लेने के बाद खा ले, फिर ऊपर से दूध पी ले। अब नेक्स्ट योग आता है अपत्यकर घृत। इसमें चीनी 1 तुला, गोघृत 1 तुला, विदारी कंद व पीपर का चूर्ण 1-1 प्रस्थ, वंशलोचन चूर्ण, मधु प्रत्येक आधा अढक, इन सबको एक में मिलाकर घृत भावित पात्र में रख लें। अपत्यकर घृत का सेवन है कि अग्निबल अनुसार इसका सेवन केवल 1 बार प्रतिदिन प्रातःकाल कर ले। मतलब मनुष्य अपनी अग्नि बल अनुसार सुबह उठ के इसका सेवन कर ले। अपत्यकर घृत का प्रयोग है, यह बलकारक और भृंगण होता है। इसमें 2 बार अपत्यकर घृत के बारे में बताया गया है। 2 योग हैं अपत्यकर घृत के। अब दूसरा है शतावर, विदारी कंद, उड़द, केवाच का बीज और गोखरू को जल में अलग अलग क्वाथ बनाकर फिर उसमें गोघृत 1 प्रस्थ ले लें। फिर 8 गुना गोदुग्ध लेकर एक में मिलाकर घृत को पका लें। जब घृत सिद्ध हो जाए तो बल अनुसार घी की मात्रा लेकर उसमें चीनी और मधु मिलाकर संतान का इच्छुक व्यक्ति सेवन करे। नेक्स्ट योग है वृश्य गुटिका। इसकी विधि है, गोघृत 1 पात्र मतलब 1 आढक 256 तोला को 100 गुने विदारी कंद के स्वरस में पकावे।
जब घी मात्र शेष रह जाए तो पुनः दोबारा से घी में 100 गुने गोदुग्ध में मिलाकर घृत को पका ले। जब पुनः घृत शेष रह जाए तो उसी घृत को छान ले। फिर उसमें चीनी, वंशलोचन का चूर्ण, मधु, ईख का रस, पीपर का चूर्ण, केवाच के बीज का चूर्ण, इन सभी को घी का चतुर्थांश प्रत्येक एक प्रस्थ मिलाकर वैद्य बड़ी गूलर के समान गुटिका बनाकर रख दे। विषय गुटिका का प्रयोग मनुष्य कुलिंग, श्लोक में एक टर्म आई है कुलिंग, मतलब गोरैया के समान हर्ष युक्त होकर मैथुन क्रिया में प्रवृत्त होता है। अब नेक्स्ट योग है वृषय उत्कारिका। चीनी 100 पल, गोघृत 50 पल, मधु 25 पल और जल, इन सब को गाढ़ा होने तक पृथक पृथक मिलाकर पकाएं। फिर उसमें 25 पल गेहूं का आटा मिला दें। फिर एक चिकने सिलवट पर फैलाकर हाथ से मसलकर चंद्रमा के मंडल सदृश मतलब गोलाकार शुद्ध स्वच्छ उत्कारिका विस्तृत बनाकर पका ले। तो इसका प्रयोग है इसके सेवन से मनुष्य हाथी के समान अधिक शुक्र का शरण करते हुए स्त्री को तृप्त करता है। इस अध्याय में 12 योगों का वर्णन मैं आपको बता चुकी हूं। अब नेक्स्ट इसमें बताया गया है वृषय द्रव्य के गुण। इसका श्लोक है यत् किंचिन मधुरम स्निग्धम जीवनम भृंगणम गुरु हर्षणम मनश्च एव सर्व तद वृष्यम उच्यते। जो कोई भी द्रव्य रस में मधुर, स्निग्ध, जीवन, भृंगण, गुरु और मन में हर्ष उत्पन्न करने वाले होते हैं उन सभी को वृषय कहते हैं। वृषय द्रव्य के 6 गुण बताए गए हैं। अब नेक्स्ट टर्म है संभोग कब करे। इस प्रकार मधुर आदि गुणयुक्त वृषय द्रव्यों के सेवन करने से अपने शरीर को भावित कर अपने शरीर में काम वासना के वेगों की उत्पत्ति होने पर स्त्री के गुण से हर्ष उत्पन्न होने पर स्त्री के पास संभोग के लिए शयन करे। अब नेक्स्ट है संभोग के बाद के कर्तव्य क्या है। स्त्री संभोग के बाद शीघ्र ही स्नान कर ले, गोदुग्ध या मांस रस पीकर शयन करे और ऐसा करने से उस पुरुष के जो शुक्र नष्ट हुए हैं वो दोबारा से वृद्ध हो जाते हैं। अब बताया गया है शुक्रोदय का काल। जिस प्रकार फलों की कलियों से सुगंध नहीं प्राप्त होती पर वे ही कलियां जब विकसित हो जाती हैं तब उससे सुगंध की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में शुक्र की स्थिति होती है। अब नेक्स्ट इसमें मैथुन के योग्य आयु क्या है। मनुष्य को 16 वर्ष की अवस्था से पहले और 70 वर्ष की अवस्था के बाद मैथुन नहीं करना चाहिए। अपनी आयु को सुरक्षित रखने वाला व्यक्ति इस एज में मैथुन ना करे। अब नेक्स्ट है बाल्यावस्था में मैथुन निषेध का आधार क्या है। ये जो सप्त धातु होती हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये धातुएं पूर्ण रूप से शरीर में विकसित नहीं हुई होती। जब ऐसा बालक स्त्री के साथ संभोग करता है तो वह उसी प्रकार से ऐसा सूख जाता है जिस प्रकार थोड़े जल वाले तालाब शीघ्र सूख जाते हैं, क्योंकि बालक में सारी धातुएं पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई होती है। इसलिए बाल्यावस्था में मैथुन निषेध बताया गया है। अब नेक्स्ट है वृद्ध पुरुषों में मैथुन निषेध का आशय। जिस प्रकार सूखे हुए, रुक्ष तथा कीड़ों से खाए हुए जर्जर मतलब जिसके अंग कीड़ों के खा जाने से अनेक छिद्र हो जाते हैं, काष्ठ स्पर्श मात्र से ही शीघ्र टूट जाता है, ठीक उसी प्रकार धातुओं के क्षीण हो जाने से जर्जर वृद्ध पुरुष स्त्रियों के पास गमन करने अर्थात मैथुन करने पर शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट इसमें शुक्र क्षय के कारण 6 कारण बताए गए हैं। पहला वृद्धावस्था, दूसरा चिंता, तीसरा रोग, चौथा अपनी शक्ति से अधिक कार्य करना, पांचवा भोजन करना, छठा अधिक स्त्री संभोग करना। यह 6 कारण शुक्र क्षय के हैं। अब नेक्स्ट आता है
अल्प मैथुन शक्ति में हेतु, इसमें 8 पॉइंट बताए गए हैं। पहला है धातुओं का क्षय हो जाना, दूसरा भय से, तीसरा स्त्रियों में अविश्वास होने से, चौथा शोकग्रस्त होने से, पांचवा स्त्रियों में दोष देखना, छठा स्त्रियों में रसज्ञता, सातवां अभिचार, आठवां मैथुन का सर्वथा परित्याग। यह अल्प मैथुन शक्ति में हेतु के 8 पॉइंट हैं। नेक्स्ट है शुक्र का स्थान। इसका श्लोक है रस इक्षौ यथा दधि सर्पी सतेलम तिले यथा सर्वत्र अनुगतम देहे शुक्रम संस्पर्शने तथा। जिस प्रकार ईख में रस, दही में घृत और तिल में तैल व्यापक रूप से रहता है, उसी प्रकार स्पर्श ज्ञान संपन्न संपूर्ण शरीर में शुक्र भी व्यापक रूप से रहता है। अब नेक्स्ट आता है शुक्र के बाहर निकलने का कारण। शुक्र की प्रवृत्ति में स्त्री और पुरुष का संयोग प्रधान कारण है और उसमें सहायक कारण चेष्टा आदि है। जब स्त्री पुरुष के संयोग होने पर पुरुष की मैथुन चेष्टा से, संकल्प से और पीड़न से अपने स्थान से चलकर शीशन इंद्रिय द्वारा उसी प्रकार बाहर आता है जिस प्रकार गीले कपड़े से निचोड़ने पर जल निकल आता है। नेक्स्ट है शुक्र प्रवृत्ति के अन्य 8 कारण। पहला है हर्ष, शीशन उत्थान, दूसरा तर्ज स्त्रियों की इच्छा, तीसरा वीर्य की सरता अस्थिरता, चौथा वीर्य की पिछलता, पांचवा वीर्य की गुरुता, छठा वीर्य का सूक्ष्म होना, सातवां प्रवण भाव बाहर निकलने का स्वभाव युक्त होना, आठवां वायु का शीघ्रगामी होना। इन 8 कारणों से ही शुक्र शरीर से बाहर निकलता है। संतान उत्पादक शुक्र के लक्षण। श्लोक है बहलम मधुरम स्निग्धम विस्त्रम गुरु पिच्छिलम शुक्लम बहु च यच्छुक्र फलवत् तद संशयम। इसमें 8 पॉइंट बताए गए हैं। पहला है बहल गाढ़ा, रस मधुर, दूसरा पॉइंट ये। फिर तीसरा है गुण स्निग्ध, चौथा अविस्त्र मतलब दुर्गंध रहित, पांचवा गुरु, छठा पिच्छिल, सातवां शुक्ल वर्ण और आठवां बहु मतलब अधिक मात्रा में स्राव। यह निसंदेह फलयुक्त होता है अर्थात संतान रूप फल को देने वाला होता है। यह शुक्र लक्षण के संतान उत्पादक शुक्र के लक्षण के 8 पॉइंट हैं। अब नेक्स्ट बताया गया है वाजीकरण की निरुक्ति। इसका श्लोक है येन नारीषु सामर्थ्य वाजी वल्लभते नरे व्रजेच आभ्य अधिकम येन वाजीकरणम एव तत्। जिस प्रकार औषधि आहार विहार के सेवन से मनुष्य में घोड़े के समान मैथुन करने की समर्थ्य हो जाती है और जिसके सेवन से अधिक बार मैथुन कर सकता है, उस औषधि या क्रिया को वाजीकरण कहते हैं। और शुक्र बढ़ाने वाला हम उड़द का सेवन कर सकते हैं। स्राव करने वाला संकल्प होता है। वृद्धि और वह स्राव दोनों दूध और घी। अब इस पुमांजत बलादिक अध्याय में योगों के बारे में बताया गया है। 12 योग बताए हैं। मैथुन के पहले और मैथुन के बाद किन द्रव्यों का सेवन करना चाहिए, जबकि स्त्री का सेवन नहीं करना चाहिए, और शुक्र के विषय में सारी बातों के बारे में बताया गया है। अब ये आपका वाजीकरण चैप्टर कंप्लीट। इसमें 4 पार्ट थे, चारों अध्याय कंप्लीट हो गए।